तो हम लोगों ने स्टार्ट किया चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, एक न्यू चैप्टर। और हेल्दी का मीनिंग हम लोगों ने जाना कि हेल्दी मीन्स क्या होता है कि ऐसा स्टेट जब हम लोग मेंटली, फिजिकली एंड सोशली फिट हो, तब हम लोग उसको क्या कहते हैं, मेंटल, मतलब कि हम लोग वो पूरा कंप्लीटली क्या है, हेल्दी है। ठीक, मीन्स फिजिकली हम लोग शारीरिक रूप से फिट होने चाहिए, कोई बीमारी नहीं या कोई दर्द नहीं, ठीक है ना। मेंटल क्या, मेंटल इश्यूज नहीं होने चाहिए हम लोगों को। मेंटल इश्यूज का मतलब अगर हम लोग थोड़ा सा टेंशन भी ले रहे हैं तो वो मेंटल इश्यूज है। किसी से झगड़ा हो गया, मेंटली डिस्टर्ब हो गए, मेंटल इश्यूज है। ठीक है, सोशली आस पड़ोस या हमारे दोस्तों के साथ या हम जहां भी रह रहे हैं, जहां भी दूसरों के साथ हमारे अच्छे संबंध होने चाहिए। ठीक है, तभी हम लोग क्या रह सकते हैं, सोशली फिट रह सकते हैं। डिजीज का मतलब हमने क्या देखा, डिस्टर्ब इजी, मतलब हमारी इजीनेस क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी, हम इजी फील नहीं करेंगे। ठीक है, हमें को बीमारी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हमको अच्छा नहीं लगना स्टार्ट होता है ना। सबसे पहले हम लोगों को अच्छा नहीं लगना मतलब कि हम लोग इजी फील नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग इजी फील नहीं कर रहे हैं, तब हमें क्या होता है, डिजीज होता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग अपने हेल्थ से रिलेटेड और बहुत सारी डिजीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक, चलिए, काउस क्या होता है डिजीज का, अगर हम लोग डिजीज की ही बात कर ले, है ना। तो अच्छा ये बता दो, हेल्दी और डिजीज फ्री क्या सेम चीज है, हेल्दी एंड डिजीज फ्री क्या सेम है या डिफरेंट है, डिफरेंट है। डिजीज फ्री का मतलब है कि डिजीज नहीं है हमें, है ना, लेकिन हमने अभी देख लिया स्टेटस, भाई मैं फिजिकली, मेंटली एंड सोशली हम अगर फिट है तब हम हेल्दी हैं, है ना। डिजीज फ्री का मतलब है कि हम लोग सिर्फ फिजिकली ही हेल्दी हैं। ठीक, मेंटल सोशल इश्यू के बारे में यहाँ पर बात नहीं की, तो बोथ आर द डिफरेंट थिंग। ओके, व्हाट इज द काउज ऑफ डिजीज, डिजीज का क्या काउज होता है, बहुत सारे काउज है ना। पर अगर हम इनको दो कुछ फैक्टर्स में अगर बांटे तो एक्सट्रिंसिक फैक्टर होता है इसका और इंट्रिंसिक फैक्टर होता है। ठीक है, एक्सट्रिंसिक फैक्टर भी होते हैं इस डिजीज के एंड इंट्रिंसिक फैक्टर भी होते हैं। अब एक्स मतलब कि बाहर का, ठीक है, इन मतलब कि अंदर का। अब बाहर से अफेक्टेड है अगर हम लोग, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बाहर की चीजें है ना, वो हमारे बॉडी में एंटर कर जाती है और हम लोग क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। या कोई बंदा है जो क्या कर रहा है, भाई बड़ी स्मोकिंग कर रहा है, तो धीरे धीरे उसके लंग्स क्या हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं। कोई बहुत ड्रिंकिंग कर रहा है, लीवर अफेक्ट होता चला जा रहा है। ड्रग्स ले रहे हैं, ठीक है ना, या बाहर से चोट लग गई है, एक्सीडेंट हो गया है, मतलब कोई अगर एक्सटर्नल फैक्टर क्या है, कोई एक्सटर्नल फैक्टर क्या कर रहा है, हमको डिजीज का कारण, हमारे डिजीज का कारण बन रहा है, तब हम लोग उसको क्या बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक फैक्टर। ठीक है ना। और अगर अंदर कुछ डिस्टर्बेंस चल रही है, ठीक है, अंदर कुछ डिस्टर्बेंस चलती है, जैसे कि लो बीपी हो गया, हाई बीपी हो गया, ठीक है ना, तो मतलब कि अंदर हम लोगों का क्या हो रहा है, कुछ हार्मोन्स डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो हार्मोनल डिस्टर्बेंस के वजह से बहुत सारी बीमारियां होती है। ठीक है, बहुत सारी बीमारियां हैं हार्मोन डिस्टर्ब की वजह से, तो वो हमारा इंटरनल फैक्टर है। ठीक, या फिर हम लोगों ने अभी बहुत सारे जीन्स के बारे में देखा है, जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में देखा हम लोगों ने कि एक बेस पे भी चेंज हो रहा है तो कोई ना कोई बीमारी हो जा रही है ना। तो वो सब क्या है, इंट्रिंसिक फैक्टर है। ठीक है, चलिए, अगर हम लोग डिजीज के टाइप्स देखें तो नॉर्मली टाइप्स तो यहां पर इन्फेक्टियस डिजीज एंड डिजीज, और सेकंड क्या हो जाएगा, नॉन इन्फेक्टियस डिजीज, नॉन इन्फेक्टियस डिजीज। इसको बात करने से पहले और हम लोग कुछ टर्म्स डिजीज का बात कर लेते हैं, जैसे कि क्या हो रही है, हंसी क्यों आ रही है, हा? जैसे कि कुछ बीमारियां होती है जो हम लोगों को जन्म से होती है, सबके लिए अलग अलग टर्म यूज किया जाता है, ठीक है ना। कुछ बीमारी होती है जो बाय बर्थ होती है, बाय बर्थ वाली बीमारी को हम लोग कहते हैं कॉन्जेनिटल डिजीज, कॉन्जेनिटल डिजीज। ठीक, बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं जो बाय बर्थ आते हैं हमारे साथ, ठीक है, और जो जन्म के बाद होता है, ठीक है, आफ्टर बर्थ, वैसे डिजीज कहलाते हैं क्या, एक्वायर्ड डिजीज, एक्वायर्ड डिजीज। ठीक है, वैसे
डिजीज क्या कहलाते हैं? एक्वायर्ड डिजीज। बाय बर्थ कॉन्जेनिटल डिजीज, और आफ्टर बर्थ जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्वायर्ड डिजीज। ठीक है, एक और टर्म डिजीज में आप लोग सुनिएगा, एक्यूट डिजीज और क्रोनिक डिजीज, क्रॉनिकल डिजीज। ठीक है, ये सब सा नाम सुना आप लोगों ने? एक्यूट डिजीज एंड क्रॉनिकल डिजीज सुना ही होगा। एक्यूट डिजीज क्या होती है? जो शॉर्ट टर्म डिजीज है। ठीक है, शॉर्ट टर्म डिजीज मतलब कि जैसे हम लोग को सर्दी खांसी हुआ, बुखार हुआ, ठीक हो गए, टाइफाइड हुआ, ठीक हो गए, ठीक है, मलेरिया हुआ, ठीक हो गए, कुछ दिनों में, 10-15 दिन लगते हैं या 20 दिन भी लग सकते हैं, पर उतने में हम लोग ठीक हो जाते हैं। तो ये ज्यादा बॉडी को अफेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, ये हमारे वेट को अफेक्ट नहीं करेंगे ज्यादा, उतने ही टाइम हम लोगों को वीकनेस फील होगा और जो लगेगा सो लगेगा, फिर हम लोग रिकवर हो जाते हैं, है ना। लेकिन ये जो क्रॉनिकल डिजीज होती है, ये लॉन्ग टर्म डिजीज होती है। ऐसी डिजीज जो बहुत लंबे समय तक चलती है, या फिर समझो कि पूरा लाइफ टाइम चलती है। ठीक है, जैसे अगर किसी को डायबिटीज हो गया, लाइफ टाइम रहेगा। बीपी का प्रॉब्लम हो गया, लाइफ टाइम चलेगा। ठीक है ना। तो जॉन्डिस लंबे समय तक चलने वाला डिजीज है, लंबे समय तक चलता है। अगर किसी को तो बहुत जल्दी क्योर नहीं होता है। ठीक है ना। तो कुछ डिजीज है जो कैंसर हो गया, मार के ही जाएगा, बहुत मुश्किल है कि ठीक हो। खैर अब तो ट्रीटमेंट है पॉसिबल, जो चल रहा है। ठीक है ना। तो ये टर्म भी हम लोग डिजीज में बात करते हैं। तो पहले जन्म से पहले अगर बाय बर्थ में बीमारी आ गई है तो कॉन्जेनिटल, आफ्टर बर्थ हो रही है कोई भी बीमारी, ये सब बीमारियां एक्यूट क्रॉनिकल सब आ जाएंगे उसमें, है ना। वो सब क्या है? एक्वायर्ड डिजीज बोलते हैं। एक्यूट किसको बोलते हैं? शॉर्ट टर्म डिजीज को कहते हैं। क्रॉनिकल हम लोग लॉन्ग टर्म डिजीज को कहते हैं। ठीक है, हम लोग को मेनली क्या बात करना है? इन्फेक्टियस डिजीज के बारे में, नॉन इन्फेक्टियस डिजीज के बारे में डिफरेंट, और नॉन इन्फेक्टियस डिजीज का भी कुछ कुछ जिक्र इस चैप्टर में हम लोग करेंगे, कुछ स्पेशल डिजीज का, स्पेशली हम लोग इन्फेक्टियस डिजीज। तो इन्फेक्टियस डिजीज क्या है? ठीक है, डिजीज caused by माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जो बीमारियां हम लोगों को माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इन्फेक्शन से हो रही है ना, वो बीमारी कहलाती है क्या? इन्फेक्टियस डिजीज। और ये क्या होती है? एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती भी है। ठीक है ना। तो इन इनफेक्ट द हेल्दी पर्सन फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन। ठीक है, इसीलिए क्योंकि ये इन्फेक्ट करता है एक व्यक्ति से दूसरे से, कि हम लोग को सर्दी हो गया, छींक दिए, उसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म दूसरे ने ले लिया तो उसको भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक दूसरे से, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में क्या है? फैलने वाला डिजीज है। तो इसको इन्फेक्टियस डिजीज भी बोलते हैं और कम्युनिकेबल डिजीज भी कहते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज भी के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। ठीक है, और जस्ट इसका अपोजिट भाई, अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को छोड़कर बाकी चीजों से हो रहा है, तब हम लोग उसको क्या कहते हैं? नॉन इन्फेक्टियस डिजीज में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कोई रोल नहीं होता। ठीक है ना। डिजीज नॉट काउज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सो इट नॉट इन्फेक्ट द अदर पर्सन। जैसे कि अच्छा, ये कम्युनिकेट नहीं कर रही है तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है, जैसे डायबिटीज किसी को हो गई, तो मुझे हो गई तो मैं अगर छींक भी दूं, खांस भी दूं, कुछ भी कर दूं, आपको नहीं होगी, है ना। तो ये हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसका कारण नहीं है। यहाँ पर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसका कारण नहीं है। ठीक है ना। तो हम लोग उसको कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है, अब और कुछ हम लोग टर्म्स देखते हैं भाई पहले, उसके बाद हम लोग डिजीज की चर्चा करेंगे, है ना। पैथोजिन किसको कहेंगे? जिसके द्वारा ठीक है, मतलब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहलाएगा पैथोजिन जिसके द्वारा हम लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं, है ना। तो पैथोजिन क्या हो गया भाई? माइक्रो ऑर्गेनिज्म काउज्ड ऑफ डिजीज। कोई भी डिजीज हो रहा है, उसका काउज जो है वो क्या कहलाता है? पैथोजिन कहलाता है।
ठीक है ना। चलो, होस्ट किसको कहते हैं? जिसके द्वारा हमारी बॉडी में लाया नो 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 नो, जिसकी बॉडी में लाया जा रहा है ना। हाँ, वेक्टर, नहीं, वेक्टर अलग हो गया, ठीक है। ये वो पर्सन है जिसकी बॉडी में इन्फेक्ट हो रहा है, ठीक है ना। अभी बताती हूँ। पर्सन दैट अफेक्टेड बाय पैथोजन, ठीक, जो पर्सन अफेक्ट हो रहा है, ठीक है, वो क्या कहलाता है? होस्ट, ठीक है। पैरासाइट, पैरासाइट किसको बोलेंगे? पैरासाइट वो पैथोजन है, ठीक है, जो होस्ट की बॉडी के अंदर ग्रो करता है, ठीक है ना। पैरासाइट वो पैथोजन है, इट इज अ टाइप ऑफ पैथोजन, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही हो, है ना। तो पैरासाइट जैसे कि लाइस, जू है, सर पे हम लोग के रहते हैं, है ना। तो ये हम लोगों को या लॉस करे या हार्म करे या फिर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहे, ठीक है, दोनों ही एक दूसरे का फायदा उठाए। बहुत सारी रिलेशनशिप्स है इसकी, ठीक है ना। तो ये क्या करता है? उस पर्सन, होस्ट जिसके शरीर के अंदर ये रहेगा, उसी के बॉडी से अपना न्यूट्रिशन लेता है, ठीक है। तो पैरासाइट क्या होगा? पैरासाइट क्या इसको लिखेंगे हम लोग? पैरासाइट इट इज अ टाइप ऑफ पैथोजन और अदर पैथोजन ही लिख देते हैं, और पैथोजन दैट live in a host for their nutrition, ठीक है। अब ये देखो, पैरासाइट्स होस्ट के शरीर में रह रहा है, ये उसको हार्म कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, फायदा भी दे सकता है, ठीक है। जैसे कि ई कोलाई बैक्टीरिया हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में है, ठीक है, और वो क्या कर रहा है? हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। हमारे वेस्ट को क्या करता है? वो खाता है ना, इनगल्फ करता है, तो हमारे वेस्ट का जो भार है उसको कम कर देता है, ठीक है। फिर हम लोग, अच्छा चलो बाकी बैक्टीरिया के बारे में बात करेंगे। अब आ गया एक टर्म, वेक्टर। व्हाट इज वेक्टर? हाँ, वेक्टर जिसके द्वारा होस्ट बॉडी में, हाँ, ये पैरासाइट जिसके द्वारा होस्ट में चला जाएगा, है ना, उसी को हम लोग कहेंगे क्या? वेक्टर, ठीक है। It transmit the parasite into the body of host, ठीक है। समझ में आई बात? होस्ट क्या हो गया? जिसकी बॉडी में पैथोजन जाकर के ग्रो कर रहा है, अपना न्यूट्रिएंट्स ले रहा है, ठीक है। और जो पैथोजन या पैरासाइट जा रहा है और न्यूट्रिएंट्स ले रहा है होस्ट की बॉडी से, उसको हम लोग कहते हैं पैरासाइट, ठीक है। और जो पहुंचा रहा है पैरासाइट को हमारे तक, फॉर एग्जाम्पल मलेरिया में क्या होता है? हम लोग सुने हैं कि मच्छर के काटने से मलेरिया हो जाता है ना। पर एक्चुअली क्या मच्छर काउज है हमारे में मलेरिया का? नहीं, एक प्रोटोजोआ है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम, वो कैरी करता है, ठीक है ना। जो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, वो कैरी करती है प्लाज्मोडियम को और इंजेक्ट कर देती है हमारी बॉडी में, तो वो वहां से ला रहे हैं और वहां आपके बॉडी में पहुंचा रहे हैं। तो जो ला रहा है, पहुंचा रहा है, उसको कहते हैं हम लोग क्या? वेक्टर, ठीक। क्लियर है ये टर्म सब? ये सारे टर्म्स क्लियर हो गए? हम लोगों को पढ़ना है कुछ इन्फेक्टियस डिजीज के बारे में, ठीक है ना। अब कौन कौन सी डिजीज के बारे में पढ़ना है हम लोगों को? इधर हम लोग देखेंगे, सारा आ रहा है, देख लो, इधर से आ रहा है ना, ठीक, ठीक है। सारा देख लेते हैं हम लोग। उस डिजीज का काउज देखेंगे हम लोग, क्या काउज है वो भी देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि भाई इस बीमारी के
ये जो रिस्पॉन्सिबल है वो एंट्री कहाँ से कर रहा है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब क्योंकि इन्फेक्टियस डिजीज है तो कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म ही अफेक्ट करेगा, तो उसकी एंट्री कहाँ से होगी? अफेक्टेड ऑर्गन कौन से होंगे? ठीक है, सिम्टम्स क्या होगा? सिम्टम्स फील बाय पेशेंट, है ना? सिम्टम्स क्या होंगे उनके, और क्या देखेंगे हम लोग? डायग्नोसिस क्या होगा इसका, ठीक है ना? डायग्नोसिस क्या होगा, और इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, और इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। ठीक है, कितनी चीजें हम लोग देखेंगे। शुरू करते हैं हम लोग टाइफाइड से। ठीक है, पहला डिजीज हम देखते हैं टाइफाइड। टाइफाइड हो सकता है कभी आप लोगों को हुआ हो सकता है कभी आपने फील किया होगा इस बीमारी को। ठीक है ना, नहीं किया है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत बेकार बीमारी है। हाँ, हाई फीवर, सिम्टम्स की अगर हम लोग बात कर ले तो हाई फीवर होता है इसमें, ठीक है ना, वोमिटिंग भी होती है, ठीक है, हेडेक भी होगा, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन, इसमें कॉन्स्टिपेशन भी हो जाएगा, स्टमक पेन भी होगा, और वीकनेस तो एक्सट्रीम रहता है। ठीक है ना, वीकनेस तो एक्सट्रीम रहेगा, ठीक है, और चक्कर भी आता रहेगा हमेशा। ठीक है ना, हाँ, एपेटाइट, भूख नहीं लगना, लॉस ऑफ, यार इतना लिख दूंगी तो बाकी बीमारियों का कहाँ लिखूंगी, लॉस ऑफ एपेटाइट। ठीक है, भूख नहीं लगना, खाने का इच्छा नहीं होगा, लगेगा वोमिटिंग ही हो जाएगा। ठीक है ना भाई, कारण क्या है इसका? इसका कारण है एक बैक्टीरिया जिसका नाम है सैल्मोनेला टाइफी, सैल्मोनेला टाइफी। ठीक है, ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है, ये एक बैक्टीरिया है। ठीक है, इसकी एंट्री कहाँ से होती है? इसकी एंट्री कहाँ से होगी भाई? कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर। ठीक है, अब कॉन्टामिनेटेड, अब देखो इस चीज पे गौर कीजिएगा आप लोग कि एंट्री जहां से होती है ना, रिलेटेड ऑर्गन ही अफेक्टेड होता है। अब आप पानी मुंह से पी रहे हैं, खाना भी मुंह से खा रहे हैं, तो ये कहाँ गया? आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में गया। ठीक है, तो कौन सा पार्ट इफेक्ट होना चाहिए आपका? या तो यहाँ पर आपका इसोफेगस इफेक्ट होना चाहिए, स्टमक इफेक्ट होना चाहिए, इंटेस्टाइन इफेक्ट होना चाहिए। ठीक है ना, तो स्पेशली इसमें कौन सा ऑर्गन इफेक्ट होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन। कैसे डायग्नोस करेंगे हम लोग? हाँ, कैसे डायग्नोस करेंगे हम लोग? ब्लड टेस्ट करते हैं, ब्लड टेस्ट कराते हैं, और अगर ब्लड टेस्ट में क्या आ गया भाई? सैल्मोनेला टाइफी आ गया, मतलब कि आपको किससे इन्फेक्टेड। अब देखो, अभी हम लोग मलेरिया भी पढ़ेंगे, टाइफाइड और मलेरिया का बिल्कुल ही सिम्टम सेम है। बाहर से हाई फीवर ही होगा, वोमिटिंग भी होगी, हेडेक भी रहेगा, कॉन्स्टिपेशन, पेट में भी दर्द हो सकता है, ठीक है, सब कुछ हो सकता है, वीकनेस एक्सट्रीम रहेगा। ठीक है ना, चिल्ड भी फील करेंगे, चिल्स फील करेंगे, मतलब ठंडा भी लगेगा। ठीक है ना, तो ये सारे सिम्टम, अब वो पता लगाना मुश्किल है कि ये टाइफाइड से इन्फेक्टेड है पर्सन या फिर मलेरिया से इन्फेक्टेड है, तो विदाउट ब्लड टेस्ट डॉक्टर कंफर्म नहीं कर सकता है। ठीक है, कभी कभी होता है कि बिना टेस्ट के भी डॉक्टर दवा दे दे रहा है। क्यों दे दे रहा है? क्योंकि उस समय पर डॉक्टर क्या देखते हैं कि अभी कितने पेशेंट आ रहे हैं, है ना, कभी कभी मलेरिया के पेशेंट ही हमेशा आते हैं, तो उस टाइम पर जो आ रहे हैं तो मे बी आप मलेरिया से इन्फेक्टेड हैं, तो वो मलेरियल का दवा चला देता है। पर हमेशा ऐसा नहीं होता, तो हो सकता है आप ठीक भी हो जाए कि अगर मलेरिया होगा तो, लेकिन आपको टाइफाइड है और दवा पड़ रही है अगर मलेरिया की, तो आप ठीक हो गए? आप नहीं हो गए, फिर वो बीमारी और लंबी होती चली जाती है ना।
ट्रीटमेंट क्या है भाई? कोई भी बैक्टीरिया से हम लोग इन्फेक्ट होते हैं तो हम लोग पहले भी बात किए थे कि एंटीबायोटिक यूज करते हैं, क्योंकि वो क्या करता है, बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोक देता है ना। तो एंटीबायोटिक मेडिसिन हम लोग यूज करते हैं और साथ में जो भी दवा चली वो चली, ठीक है ना, ये इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ठीक, टाइफाइड हो गया क्लियर, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निमोनिया। निमोनिया, पी साइलेंट, है ना, किससे इन्फेक्ट होता है? स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। निमोनिया बैक्टीरिया, ठीक है, ये एक बैक्टीरिया है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। बैक्टीरिया से क्या होता है, ये इन्फेक्ट होता है, ठीक है। इंट्री कहां से होती है इसकी? इंट्री होती है इसकी कॉन्टामिनेटेड एयर से। अब एयर से हो रहा है तो कौन सा पार्ट इफेक्ट होगा? लंग्स से इफेक्ट होगा, ठीक है। बहुत सारी चीजें में लोगों को रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएंगे अंडरस्टूड हो जाएगा। लंग्स में भी ना कौन सा पार्ट? एल्वियोली, ठीक है, एल्वियोली, जहां से वो क्या कर रहा है, हमारा ऑक्सीजन ट्रांसफर होता है, वहां रिच ऑफ ब्लड वेसल्स होते हैं ना, ठीक है, जहां से ये ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। सिम्टम्स क्या है भाई? सिम्टम्स इसके भी क्या है? हाई फीवर होगा, है ना, वोमिटिंग होगी, हेडेक होगा। सिम्टम्स आप लोग देखेंगे तो लगभग सबका सेम ही जैसा रहेगा, है ना। फिर आपको प्रॉब्लम होगी ब्रीदिंग में, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगा, ठीक है। और क्या हो सकता है? वीकनेस होगा, ठंडा लगेगा, है ना, वीकनेस होगा, ठंडा लगेगा, चिल्स भी होंगे। और एक सिम्टम इसका क्या है? ब्लूइश नेल्स एंड लिप्स, ठीक है, नाखून और होठ थोड़ा थोड़ा ब्लू कलर का होने लगता है, ठीक है ना। डायग्नोसिस कैसे होगा इसका भी? इसका डायग्नोसिस कैसे होगा? ब्लड टेस्ट ही होगा, है ना, कोई और टेस्ट है? ब्लड टेस्ट ही होता है, एक्सरे से भी होता है, म्यूकस टेस्ट से भी होता है, ठीक है ना। एक्सरे से भी हो जाता है, म्यूकस टेस्ट से भी होता है, म्यूकस देखा जाता है कि लंग्स में कितना म्यूकस है। यूरिन टेस्ट से भी इसका क्या होता है? यूरिन टेस्ट से भी इसका क्या होता है? डायग्नोसिस होता है। और क्योंकि ये भी बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड है तो एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन इसको दिया जाता है, ठीक है। थर्ड बीमारी हम लोग देखते हैं कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड, ठीक है ना, ये होता है वायरस से, रेट्रो वायरस से होगा, ठीक है। वायरस इन्फेक्ट करेगा। अब आप लोग को अगर कॉमन कोल्ड हो गया है तो इन्फेक्ट कहां से आ रहा है भाई आप लोग का? ये होता है कॉन्टामिनेटेड एयर से ही होता है, ठीक है, लेकिन ये लंग्स तक नहीं पहुंच पाता है, ठीक है। इससे नेजल कैविटी और ये जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है आपका, थ्रोट है, यही इन्फेक्टेड होता है, लंग तक ये नहीं पहुंच पाता है ना। तो नेजल कैविटी, ठीक है, थ्रोट, ठीक है, और रेस्पिरेटरी ट्रैक, यही इन्फेक्ट होगा, ठीक है। अब अभी सर्दी जब होती है तो क्या होता है? हाँ, क्या हो जाता है? हाँ, क्या हो गया? अभी कर रहे हैं आप लोग, क्या हो रहा है? हाँ, क्या हो रहा है? रनी नोज, है ना, रनी नोज, ठीक है। और क्या होता है? पेन इन थ्रोट हो सकता है, होता है ना, यहाँ पर दर्द हो सकता है जिससे खांसी वासी आ जाती है हम लोगों को, ठीक है। और क्या होता है भाई? और क्या होता है? कफ भी होगा, ठीक है, स्टफी नोज भी हो सकता है, जाम हो जाए नोज, ठीक है ना, एक्सेट्रा, ठीक है। इसकी डायग्नोसिस कैसे हम लोग देख ही के कर लेते हैं।
बाहरी से ये जो इसके सिम्टम्स है वही बता देते हैं कि भाई आपको क्या हो गया है ना। तो सिम्टम सेम एज द डायग्नोसिस कैसे हम लोग बाहर से देख के ही बता सकते हैं ना कि भाई उसको क्या हो रहा है, रनी नोज है या फिर थ्रोट इन्फेक्शन है या सोर थ्रोट है, तो हम लोग बता देते हैं कि भाई सर्दी हो गई है या खांसी है। ठीक है, ट्रीटमेंट कैसे होगा इसका? हाँ, ट्रीटमेंट क्या होता है? दवा ले लेते हैं, है ना, बाय मेडिकेशन। ठीक, ये आपकी ट्रीटमेंट हो गई। नेक्स्ट बीमारी क्या है? अगर कभी आप लोगों को अगर खांसी बासी रहा तो क्या करते हैं? खांसी बासी रहा तो सिरप भी ले लिए, है ना। ठीक है, खांसी बासी रहा सिरप ले लिए, सिरप ले लिए और वो जो नाक में डालने के लिए आता है क्या बोलते हैं उसको, नेसल ड्रॉप्स, नेसल ड्रॉप्स भी ले लेते हैं हम लोग, है ना। चलिए चौथी बीमारी हम लोग देखेंगे क्या? कौन सा? मलेरिया। मलेरिया, ठीक है। मलेरिया इज काउज्ड बाय द प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है, ठीक है। ये वायरस बैक्टीरिया फंजाई नहीं है, क्या है ये? एक प्रोटोजोआ है, ठीक है। मलेरिया की एंट्री कहाँ से होती है? हाँ, बाइटिंग बाय फीमेल एनोफिलीज, है ना, मॉस्क्यूटो। जहां काट दे वहां से उसकी एंट्री हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखो ये जो फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटो है ना, ये वेक्टर है, ठीक है, किसका? प्लाज्मोडियम का। ठीक, अब इसका लाइफ साइकिल अगर हम लोग देखें, आप लोग बुक में फिगर निकाल के देख सकते हैं, तो ये जो प्लाज्मोडियम है उसका इन्फेक्टिव स्टेज होता है स्पोरोजोइट्स, ठीक है। किधर लिख दूं? इधर ही लिख देती हूँ, इन्फेक्टिव स्टेज। ये यहां नहीं लिखना चाहिए लेकिन मैं बताने के लिए लिख देती हूँ, स्पोरोजोइट होता है। अब देखो कैसे फैलता है वो पहले हम लोग जान लेते हैं। फीमेल एनोफिलीज मच्छर ने किसी इन्फेक्टेड पर्सन को काट लिया। इन्फेक्टेड पर्सन मतलब जिसमें प्लाज्मोडियम पहले से मौजूद है, ठीक है ना, जिसमें प्लाज्मोडियम पहले से मौजूद है। खोलो जल्दी खोलो, यहाँ पर देखो, इस वाला फिगर को निकालो, जिसमें क्या है, यहाँ पर देख रहे हो आप लोग, फीमेल एनोफिलीज मच्छर ने किसी ऐसे पर्सन को काट दिया जो पहले से इन्फेक्टेड था। तो अब ये प्लाज्मोडियम कहाँ चला गया? किसमें चला गया? मच्छर के अंदर चला गया, ठीक है ना। मच्छर के अंदर चला गया, कहाँ? उसके चला जाता है सैलिवरी ग्लैंड में चला जाता है, ठीक है, ठीक है, वहां पर जाता है। ये पर क्या करता है, उसके बाद क्या करेगा? मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेज स्पोरोजोइट एस्केप फ्रॉम द गट एंड माइग्रेट इनटू द मॉस्किटो सैलिवरी ग्लैंड। अब वहीं पर क्या करेगा? ये बर्स्ट हो जाता है। तो वहां जो मल्टीप्लाई किया स्पोरोजोइट जो गया प्लाज्मोडियम का, वो मल्टीप्लाई किया अपनी संख्या को, तो वो क्या कर रहा है? मतलब होस्ट भी है वो, फीमेल एनोफिलीज जो मॉस्किटो है ना, वो भी होस्ट है प्लाज्मोडियम का और हम लोग भी होस्ट है, मतलब वो दो होस्ट कैरी कर रहा है। तो उसके सैलिवरी ग्लैंड में गया, वहां पर मल्टीप्लाई किया और फिर बर्स्ट हुआ उसका सेल। अब उसके सलाइवा में क्या है? उस मच्छर के सलाइवा में वो स्पोरोजोइट है। अब उसने क्या किया? दूसरे पर्सन को जाके काट दिया। तो उस प्लाज्मोडियम का जो स्पोरोजोइट स्टेज था, किसके अंदर एंटर कर गया? उस इन्फेक्टेड पर्सन के अंदर चला गया, ठीक है। और जब इस किसी इन्फेक्टेड पर्सन के अंदर जाता है तो वो सीधे जाता है कहाँ? लीवर में। सीधे कहाँ चला जाता है? लीवर में चला जाता है, ठीक है। तो अफेक्टेड ऑर्गन कौन? लीवर। अब लीवर में जाया गया, ग्रो किया, वहां लीवर के सेल्स में ग्रो किया और लीवर के सेल्स को बर्स्ट कर दिया। वहां से निकला, वहां से निकल के हमारे ब्लड वेसल्स में चला गया और स्पेशली वो आरबीसी में गया। अब आरबीसी में ग्रो किया, आरबीसी को भी रप्चर करेगा, ठीक है, वो आरबीसी को भी रप्चर करेगा, ठीक। अब फिर आरबीसी को रप्चर कर रहा है, वहीं पर ग्रो कर रहा है भाई, ठीक है। अब फिर उस पर्सन को किसी मच्छर ने फिर से काट लिया, क्या होगा? उस मच्छर के फिर सैलिवरी ग्लैंड में चला गया और फिर वो जाके किसी और को काटेगा, ठीक है। तो इस तरह से प्लाज्मोडियम फीमेल एनोफिलीज टू ह्यूमन एंड ह्यूमन टू फीमेल एनोफिलीज घूमता रहता है, ठीक है ना। तो लीवर और आरबीसी जो है हमारे बॉडी के, वो क्या हो जाते हैं? इन्फेक्ट हो जाते हैं इससे, ठीक है। हाई फीवर, चिल, ठीक है ना, हेडेक,
फिर आपका क्या बोलेंगे, वीकनेस, समटाइम्स वोमिटिंग भी। तो बहुत सारे इसके भी क्या है, सिम्टम्स है। ठीक है, डायग्नोसिस कैसे हम लोग करते हैं, ब्लड टेस्ट से कर लेते हैं, है ना, ब्लड टेस्ट से भी करते हैं और लीवर के टेस्ट से भी कर सकते हैं हम लोग इसको, क्योंकि लीवर में भी पाया जाता है ना। तो लीवर के टेस्ट से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको डायग्नोस कर सकते हैं। क्या है भाई इसकी इसका जो मेडिसिन है, कैसे इसका ट्रीटमेंट करते हैं भाई, हम लोग पूरा कोर्स लेते हैं मेडिसिन का, है ना। ट्रीटमेंट में हम लोग क्या लिख लेंगे, एंटी मलेरियल ड्रग, ठीक है ना। हम लोग कौन सी बीमारी का मतलब दवा ले लेते हैं, एंटी मलेरियल ड्रग ले लेते हैं, ठीक, दवा ले लेते हैं। नेक्स्ट बीमारी है हमारी, समझ में आ रहा है ना। ऐसे आप लोग ज्यादा डिफरेंशिएट कर सकते हैं इसको। आप जब भी पढ़ेंगे इस चार्ट को तो आप लोग का पूरा क्लियर रहेगा। ऐसे अलग अलग पढ़िएगा तो फिर आप इसका बीमारी उसमें, उसका बीमारी उसमें लिखिएगा, मतलब उसके सिम्टम्स वगैरह। नेक्स्ट बीमारी हम लोग देखने वाले हैं अमोबिएसिस। ठीक है, एमोबिएसिस मतलब अमीबा। अमीबा नाम सुना है ना आप लोगों ने, ठीक है ना। तो ये किस क्या काउज है इसका, एंटोमाइबा हिस्टोलाइटिका, हिस्टोलाइटिका, ठीक है। ये भी क्या है, एक प्रोटोजोआ है, ठीक है। ये भी क्या है, एक प्रोटोजोआ है, ठीक है। अब ये एंटोमाइबा हिस्टोलाइटिका जो है ना, ये क्या करता है, फैलेगा ये कॉन्टामिनेटेड फूड से, और इसका जो वेक्टर है ना वो कौन है, हाउस फ्लाई। आप लोग घरों में अक्सर सुने होंगे कि खाने को ढक के रखिए, मक्खी को मत बैठने दीजिए, क्योंकि मक्खियां जो होती हैं वो बहुत जगह पे बैठती है और स्टूल्स पे भी बैठती हैं, है ना। और एक्चुअली में ये बीमारी वहीं से फैलती है, ठीक है। इन्फेक्टेड पर्सन के स्टूल्स में ना ये जो एंटोमाइबा हिस्टोलाइटिका है ये प्रेजेंट होता है। और मक्खी अगर वहां बैठी और वहां के बाद आपके खाने में बैठ के अपने हाथ को झाड़ दिया उसने, मतलब क्या रख दिया है वहां पर, एंटोमाइबा हिस्टोलाइटिका को डाल दिया है। अब आप उस कॉन्टामिनेटेड फूड को क्या करेंगे, खा लेंगे, तो जाहिर सी बात है कि ये आपके अंदर चला जाएगा और फिर आप क्या हो जाएंगे, इन्फेक्टेड हो जाएंगे। अब खाने से हो रहा है तो कौन सा पार्ट इसका, स्पेशली जो है लार्ज इंटेस्टाइन जो है इसका क्या करता है, लार्ज इंटेस्टाइन इन्फेक्ट करता है ये, ठीक है ना। लार्ज इंटेस्टाइन ये क्या कर रहा है, इन्फेक्ट करता है। इसमें सिम्टम्स क्या है कि स्टूल जो है, स्टूल विथ ब्लड, ब्लड के साथ स्टूल्स आएंगे या म्यूकस स्टूल आएगा, ठीक है ना। कॉन्स्टिपेशन भी रहेगा, कॉन्स्टिपेशन भी रहेगा ऐसे पर्सन्स को। तो स्टूल टेस्ट से हम लोग इसको पता कर सकते हैं, स्टूल टेस्ट से कि ये बीमारी है, ठीक है ना। कॉमन कोल्ड का डायग्नोसिस में क्या लिखेगा उसके नीचे, क्या रनी नोज है, सोर थ्रोट है, उसके साइन और सिम्टम से हम लोग पता लगा सकते हैं ना, साइन और सिम्टम से हम लोग पता लगा सकते हैं। मतलब वो मैंने बोला कि लिखो, ठीक है। स्टूल टेस्ट से या फिर ब्लड टेस्ट से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, ब्लड टेस्ट से भी। दवा क्या लेंगे, एंटी अमोइबिक ड्रग, ठीक है ना, एंटी अमोइबिक ड्रग लेंगे हम लोग इसमें। अगला बीमारी है एस्कैरियोसिस। एस्कैरियोसिस मतलब एस्कैरिस ल्यूम्ब्रिकॉइड्स, है ना। एस्कैरियोसिस जो होता है वो एस्कैरिस ल्यूम्ब्रिकॉइड्स, जो आपके वॉर्म्स हैं, आपने पढ़ा होगा इनवर्टिब्रेट्स में, है ना, वॉर्म्स हैं। तो स्पेशली ये
किससे हो रहा है भाई? एस्केरिस ल्यूम्ब्रिकॉइड्स से हो रहा है, ठीक है ना। एस्केरिस जोक सुना होगा आप लोगों ने, है ना, बचपन में अक्सर आप लोगों को सुनने में ये मिला होगा, ठीक है ना। ये कॉन्टामिनेटेड फूड से फैलता है, स्पेशली क्या कर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। मतलब कि अगर आप धोकर नहीं खाइएगा तो हो सकता है कि उस वेजिटेबल और फ्रूट्स में वो वॉर्म्स प्रेजेंट हो। दिस इज द वॉर्म्स, है ना, राउंड वॉर्म भी इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो इसलिए सब्जी और फलों को बोलता है कि धो करके खाइए, कि हो सकता है कि आपके सब्जी या फल में ये प्रेजेंट हो, ठीक है ना। सबसे पहले अब तो खाने से जा रहा है, तो सबसे पहले तो ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन को, है ना, सबसे पहले तो ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करेगा, और लेटर क्या करेगा, ये लीवर को भी इन्फेक्ट करता है, ब्लड को भी इन्फेक्ट करता है, लंग को भी इन्फेक्ट करता है, किडनी को भी इन्फेक्ट करता है, ठीक है ना। फर्स्टली तो ये क्या कर रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन को कर रहा है, और लेटर ये बहुत सारी चीजों को क्या कर रहा है, इन्फेक्ट कर रहा है, ठीक है। इसका क्या क्या सिम्टम्स होता है भाई? इसका सिम्टम्स ये है कि जो ब्लीडिंग होगी, इंटरनल ब्लीडिंग होगा, मस्कुलर पेन होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये वॉर्म्स जाएगा और सब जगह क्या करेगा, काटेगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाता है, एक्चुअली इंटरनल ब्लीडिंग होगी। और क्या बोला मैंने कि पेन होगा, मस्कुलर पेन, ठीक है, मस्कुलर पेन होगा। और क्या होगा भाई? हाँ, मस्कुलर पेन होगा, इंटरनल, अनीमिया भी होता है। अनीमिया तो सुना है ना, खून की कमी भी होगी, ठीक है ना, खून की कमी भी होगी। डायग्नोसिस हम लोग कैसे कर सकते हैं इसका? इसकी डायग्नोसिस भी हम लोग क्या कैसे कर सकते हैं? स्टूल टेस्ट से भी इसका हो सकता है, क्योंकि स्टूल में आपको एस्केरिस ल्यूम्ब्रिकॉइड्स मिलते हैं, ठीक है। और ब्लड स्टूल सैंपल, एक्सरे स्टूल सैंपल, एक्सरे से भी होता है, और ब्लड टेस्ट से भी होता है, ठीक है, ठीक है ना। चलिए, इसमें मेडिसिन लेते हैं, वैसा मेडिसिन हम लोग लेंगे, ठीक है, जो एस्केरिस ल्यूम्ब्रिकॉइड्स को मार सके, ठीक। अगला बीमारी है हमारा एलिफेंटेसिस, ठीक है ना। किधर घुसाऊं, पर मिटाना होगा, जल्दी करो जी, 8 बज गया। 2 बीमारी बाद में बताऊं, चलो। यहाँ पर देखिए, एंटामोeba हिस्टोलाइटिका आप लोगों ने देखा होगा कि जो हाथी पांव, फाइलेरिया जिसको बोलते हैं, है ना। तो फाइलेरियसिस या एलिफेंटेसिस इसलिए बोलते हैं क्योंकि हाथी जैसा पांव हो जाता है उसका। तो उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो है एंटामोeba हिस्टोलाइटिका, हाँ, फाइलेरिया भी बोलते हैं इसको, एलिफेंटेसिस भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि हाथी जैसा पांव हो जाता है। ये इसके लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है भाई? रिस्पॉन्सिबल है इसका वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी, वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी, ठीक है, वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी। ये एक नेमाटोड है, ठीक है ना। इसकी एंट्री होती है फीमेल एनोफिलीज से, फीमेल एनोफिलीज नहीं, फीमेल मॉस्क्यूटो से, ठीक है। अलग अलग देशों में ना अलग अलग फीमेल मॉस्क्यूटो क्या है, रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, ठीक है। जैसे कि एशिया में फीमेल एडिस, जो एडिस मॉस्क्यूटो है ना, वो रिस्पॉन्सिबल अक्सर होती है। इन्फेक्टेड ऑर्गन क्या है भाई? इन्फेक्टेड ऑर्गन आपका क्या क्या हो जाएगा? ब्लड, ठीक है, ब्लड इन्फेक्ट होगा इसका, ठीक है। और लिम्फेटिक वेसल्स स्पेशली क्या हो जाएंगे? इन्फेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। सिम्टम्स क्या है? सिम्टम्स इसमें भी फीवर रहेगा, हाई फीवर होगा, ठीक है। स्वेलिंग होगी,
स्वेलिंग होगी लोअर लिम्स में, ठीक है, ब्रेस्ट में भी हो सकता है स्वेलिंग, और जेनिटल एरिया में भी क्या हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है। डायग्नोसिस हम लोग ब्लड टेस्ट से कर सकते हैं, ठीक है ना, और इसके लिए भी हम लोग मेडिसिन लेंगे, एंटी नेमेटोड, ठीक है ना। और लास्ट की जो बीमारी है वो है रिंगवॉर्म। रिंगवॉर्म है, थोड़ा फास्ट जा रही हूँ, टाइम हो गया है मेरा, लेट हो रहा है मुझे। ट्राइकोफाइटम फंजाई, ट्राइकोफाइटम फंजाई से ये होता है, ठीक है, आपके स्किन को इफेक्ट करता है, ठीक है। अफेक्टेड ऑर्गन है कौन, स्किन है, ठीक है ना। अफेक्टेड ऑर्गन ये कहीं एंट्री नहीं है भाई, बाहर से जो आपका क्या हो रहा है, सॉइल वगैरह से कॉन्टामिनेटेड या इन्फेक्टेड भी लिख सकते हैं, यहाँ सॉइल वगैरह है या फिर कुछ भी बाहर का एरिया से हमारा बॉडी जहाँ पर टच में आता है, ठीक है ना, वहाँ से क्या हो जाएगा, कोई भी ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं, सॉइल एंड ऑब्जेक्ट से ये एंट्री करता है, हमारे स्किन को इफेक्ट होगा, इचिंग होगी, ठीक है ना। तो इचिंग होगी, इचिंग, रेडनेस इन स्किन, ठीक है। स्किन टेस्ट से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ट्रीट कर सकते हैं, और एंटी फंगल दवाई से, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इम्यूनिटी के बारे में देखेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।